स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में राजस्थान सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैथ वाला पोर्शन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है आपके पास 96 डिवाइड 12 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस आपके पास है 14 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट 12 प्लस 8 फिर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवाइड है आपका 2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपके पास है 96 डिवाइड कितना है आपका 12 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ पे आपके पास 14 मल्टीप्लाई 12 प्लस 8 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे डिवाइड और 2। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट ये रही आपके पास एक और दूसरी ये रही। तो इन दोनों के अंदर जो भी होगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा 96 डिवाइड हम 12 करें कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। प्लस आगे चलते हैं 14 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास 12 प्लस 8 आपके पास 20 हो जाएंगे डिवाइड आएगा 2। अब फिर से आगे चलते हैं। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड वाले सिंबल को सॉल्व करेंगे। 8 आपका एज इट इज रहेगा 14 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्या आ जाएगा आपके पास 8 प्लस 140 विच इज इक्वल टू 148। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास। द प्राइस ऑफ मिल्क वाज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 20% बट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन फाइनल प्राइस ऑफ मिल्क। दूध की कीमत में पहले 10% की वृद्धि हो जाती है फिर 20% की कमी हो जाती है। दूध के अंतिम मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होता है शुरू में, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क। सबसे पहले जो मिल्क का कॉस्ट प्राइस है वो कितना मान लेते हैं 100 रुपीज़ मान लेते हैं। अब जब इसमें वृद्धि हो जाती है 10% की तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 100 रुपीज़ में 10% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 100 प्लस क्या आ जाएगा 10 विच इज इक्वल टू 110 रुपीज़। 110 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इस कॉस्ट प्राइस में क्या हो जाता है 20% की कमी आ जाती है, यानी कि 20% ये डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे इसका फाइनल जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, फाइनल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास 110 रुपये। 110 रुपये माइनस 110 रुपये का 20% जो कि कमी आ जाती है 110 मल्टीप्लाई 20 ओवर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। एक जीरो से ये चली जाएगी, ये वाली जीरो से ये चली जाएगी। कितना आ जाएगा आपके पास 110 माइनस आपके पास आएंगे 22 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 में से 2 चले जाएंगे 8, यहाँ पे भी 10 आ जाएंगे 2 चले जाएंगे 8। 88 रुपीज़ क्या आ जाएगा उसका फाइनल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो शुरू में कितना माना हुआ है हमने 100 रुपीज़ माना हुआ है और फाइनल कितना है 88 रुपीज़। तो टोटल चेंज यहाँ से हम निकाल सकते हैं। टोटल चेंज कितना आ गया यहाँ पे आपके पास 100 माइनस पहले कितना था 100 था, अब कितना है 88 है। तो 100 माइनस 88 कितना आ जाएगा आपके पास 12 रुपीज़ आ जाएगा। तो टोटल इसमें जो चेंज हुई है 12 रुपीज़ की हुई है। तो यहाँ से हम चेंज परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो चेंज परसेंटेज क्या आ जाएगी, चेंज डिवाइड में जो इसका ओरिजिनल प्राइस था या शुरू में इसका जो प्राइस था कितना था 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100। तो ये आपके पास इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास में। और यहाँ पे चेंज कितनी हुई है 12 रुपीज़ की हुई है। तो चेंज परसेंटेज कितनी आ जाएगी 12% आ जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही आ जाएगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो प्राइस है दूध का वो कितना है 100 रुपये है। अब पहले उसमें क्या हो जाता है 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसका जो प्राइस होता है 110 रुपये हो जाता है। अब उसके बाद फिर से 110 रुपये प्राइस होने के बाद 20% की उसमें कमी आ जाती है। तो 110 में से हम 110 का 20% निकाल दें तो कितना आ जाएगा 88 रुपीज़ आ जाएगा। अब उसका जो फाइनल प्राइस है वो 88 रुपीज़ है। तो टोटल चेंज कितनी हो जाएगी, शुरू में 100 रुपये था, फाइनल में 88 बचे हैं तो 12 रुपीज़ की टोटल चेंज आ जाएगी। चेंज परसेंटेज हम निकाल सकते हैं कितना चेंज हुआ है डिवाइड में उसका जो शुरुआत में प्राइस था वो कितना है 100 मल्टीप्लाई बाई 100 करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। 12% आ जाएगा। सी ऑप्शन से हो जाएगी। Juhi sells a washing machine for rupees 13,500 at a loss of 20%, but was the price at which she bought it? जूही 20% की हानि पर 13,500 रुपये में एक वॉशिंग मशीन बेचती है। उसने किस कीमत पर
खरीदा था। तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, एक तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, दूसरा साथ में दिया हुआ है लॉस। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, यानी कि जिस मूल्य पर वो बेचती है 13,500 रुपये। आगे चलते हैं, लॉस दिया हुआ है यहाँ पे, साथ में लॉस कितना दिया हुआ है, 20% का लॉस दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब जब भी आपके पास सेलिंग प्राइस दिया हो साथ में लॉस दिया हो तो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला हो जाता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है आपके पास सेलिंग प्राइस डिवाइड में 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाई 100 से कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 13,500 रुपये है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट की बात करें, लॉस परसेंट कितना दिया है यहाँ पे 20% है, क्या यहाँ पे 20% आ जाएगा, माइनस 20 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। आगे चलते हैं, आपके पास आ जाएगा 13,500 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 80 मल्टीप्लाई 100, यहाँ से एक जीरो ये चली जाएगी। आगे चलते हैं, 2 से यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 रह जाएंगे, 4 से चला जाएगा, 4 तीन कितने हो जाएंगे 12, 1 रह जाएंगे, 4 तीन 12, फिर यहाँ पे कितने रह जाएंगे 3 4 7 28 और यहाँ पे 2 रह जाएंगे, 4 पंजे 20 आ जाएंगे, कितना आएगा 3375 गुना 5 आ जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 पंजे 25, 2 रह जाएंगे, 5 से 35 और 2 37, 3 रह जाएंगे आपके पास, 5 से 15 3 18, फिर यहाँ पे 1 रह जाएगा, 5 से 15 और 1 कितना आ जाएगा 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16,875 रुपये। तो उसने ये जो वॉशिंग मशीन खरीदी थी 16,875 रुपये में खरीदी थी और उसको कितने में बेच दिया, उसने 13,500 रुपये में बेच दिया, उसको लॉस कितना हो गया 20% का हो गया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा 16,875 रुपये। But will be the selling price if cost price is ₹120 and gain is 35%। यदि लागत मूल्य 120 रुपये है और लाभ जो है 35% है तो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस क्या आएगा, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कोस्ट प्राइस दिया हुआ है, कितना है 120 रुपीज़ है और प्रॉफिट की बात करें कितना है 35% है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है उसका विक्रय मूल्य यानी कि उसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा 120 रुपये यानी कि कोस्ट प्राइस प्लस यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होता है वो क्या आएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो कोस्ट प्राइस कितना है 120 रुपीज़ प्लस यहाँ पे प्रॉफिट 35% है, 35% किसका 120 का, तो 120 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 35/100 आ जाएगा। ये दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 2 से यहाँ पे 5, 2 से यहाँ पे 6 और 5 से यहाँ पे 7, कितना आ जाएगा 120 प्लस 7 छिके कितने हो जाएंगे 42। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 162 रुपीज़ आ जाएगा। तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा 162 हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगी। An article cost ₹600 but should be the marked price of the article so that after 10% discount the trader makes 20% profit। एक वस्तु की कीमत 600 रुपये है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए कि 10% की छूट के बाद भी व्यापारी को 20% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोस्ट प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 600 रुपीज़ दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया कि उसको क्या चाहिए 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 20% का। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा कोस्ट प्राइस 600 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट कितना है 20% यानी कि 600 रुपये का 20% क्या हो जाएगा 600 गुने 20/100 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, क्या आ जाएगा आपके पास 600 जमा क्या आ जाएगा 2 छिके 12 120 रुपये यानी कि 720 रुपीज़ आ जाएगा। ये आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, एक मार्क्ड प्राइस है, उस मार्क्ड प्राइस के ऊपर आपको 10% की छूट देने के बाद 720 रुपये में उस चीज़ को बेचा जाता है, यानी कि आपका मान लेते हैं मार्क्ड प्राइस कितना है x रुपीज़ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया x रुपीज़ मतलब जो भी उसका मार्क्ड प्राइस है उसके ऊपर मार्क किया गया प्राइस है जिसके ऊपर 10% की छूट देने के बाद उसको 720 रुपये में बेचा जाता है और 20% का उसके ऊपर उसको प्रॉफिट और मिल जाता है, वो 600 रुपये में 600 रुपये की चीज़ वो कितने में बेची जाती है 720 में। अब हमें क्या निकालना है मार्क्ड प्राइस, उस वस्तु के ऊपर क्या मार्क किया होगा प्राइस। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वो x रुपीज़। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया 10% का इसमें डिस्काउंट देने पर यानी कि x में आपका जो भी x का वैल्यू है उसमें 10% का डिस्काउंट देने पर 10% ऑफ x आपके पास क्या आ जाएगा 720 रुपये आ जाएगा, ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा x माइनस 10/100 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 720। आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या बचेगा x माइनस x डिवाइड में क्या आएगा 10 इज इक्वल टू 720। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे 10 को हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा ऊपर 10x माइनस x इज इक्वल टू 720
और यहाँ से 10 को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 7200, और यहाँ पे 10x माइनस एक्स कितना रहेगा आपके पास 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7200 रुपीज़। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7200 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 9, और 9 से यहाँ पे क्या आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, और यहाँ पे 800 रुपीज़ आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 800 रुपीज़, और x क्या माना हुआ है हमने मार्क्ड प्राइस माना हुआ है, तो मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा 800 रुपीज़ आ जाएगा। अब दोबारा से इस क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला गया है कि कोई वस्तु है जिसकी कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस जिसका 600 रुपीज़ है, यहाँ पे लिख लिया। आगे चलते हैं, क्या बोला गया है कि बट शुड बी द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल सो दैट आफ्टर 10% डिस्काउंट द ट्रेडर मेक्स 20% प्रॉफिट। व्यापारी को इस 600 रुपये के ऊपर 200 रुपये का लाभ होना चाहिए, और कब होना चाहिए अगर वो मार्क्ड प्राइस के ऊपर 10% का डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पे हम को इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, प्रॉफिट कितना है 20% का दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकालेंगे 600 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाई 20/100 यानी कि 600 का 20%। तो आपके पास जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो आएगा 720 रुपीज़। अब आगे चलते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मार्क्ड प्राइस। अब मान लेते हैं कि जो मार्क्ड प्राइस है वो x रुपीज़। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि मार्क्ड प्राइस में अगर 10% की छूट दी जाती है, यानी कि मार्क्ड प्राइस में से अगर आप मार्क्ड प्राइस का 10% निकाल दें तो आपके पास 720 रुपये आ जाते हैं। तो आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 800 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास, ये ऑप्शन से हो जाएगी। How much time will it take for an amount of rupees 450 to yield rupees 81 as interest at rate of 4.5% per annum of simple interest? साधारण ब्याज की 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 450 रुपये की राशि को 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। आपको यहाँ पे 81 रुपीज़ का इंटरेस्ट चाहिए, अमाउंट आपके पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 450 रुपये, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4.5% पर एनम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है आपके पास प्रिंसिपल की बात करें कितना दिया हुआ है आपके पास 450 रुपये। आगे चलते हैं, रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 4.5% पर एनम दिया हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या चाहिए इंटरेस्ट कितना चाहिए आपको 81 रुपीज़ का चाहिए। आपको क्या निकालना है, टाइम कितना समय लगेगा 81 रुपीज़ का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड में क्या आएगा 100। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपके पास 81 रुपीज़। आगे चलते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है आपके पास 450 रुपये, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें 4.5% पर एनम, मल्टीप्लाई हमें टाइम तो निकालना है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे 100 को इस साइड लेके चले जाते हैं, टी यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 450 गुने 4.5 आ जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपके पास एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे 810 रुपये। अब यहाँ पे देखो ये 4.5 है, तो इसका मतलब 45 डिवाइड में क्या आएगा 10, और 10 ऊपर चले जाएंगे यानी कि यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे क्या रहेगा 45 मल्टीप्लाई 45। आगे चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब 5 से यहाँ पे कितने रह जाएंगे 2, और 2 से यहाँ पे 5 से कितने रह जाएंगे 9 रह जाएंगे, और यहाँ से 9 से ये चला जाएगा, 9 9 81 होते हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 90। तो यहाँ पे 45 2 से कितने होते हैं 90 होते हैं, तो क्या बच जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4। तो 4 साल का समय लगेगा 450 रुपये को 4.5% पर एनम के हिसाब से 81 रुपीज़ का इंटरेस्ट प्राप्त करने में। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन से आ जाएगी। The average of marks of 4 subjects is 120 if 33 was misread as 13 during the calculation. What will be the correct average? 4 विषयों में अंकों का औसत जो है 120 है, यदि गणना के दौरान 33 को गलती से 13 पढ़ लिया गया तो सही औसत क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया है 4 सब्जेक्ट हैं और उनकी जो एवरेज है वो कितनी दे रखी है आपके पास, एवरेज दे रखी है 120। तो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे, टोटल मार्क्स आएंगे आपके पास 120 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे 12 चौके 48 होते हैं, 480 मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जब नंबर्स जो है उनकी काउंटिंग की गई, जो मार्क्स है उनकी जब काउंटिंग की गई तो एक जगह पे 33 था लेकिन उसको गलती से 13 पढ़ लिया गया। तो यहाँ पे इसमें जो डिफरेंस आ जाएगा, क्या डिफरेंस इन टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 33 की जगह पे 13 पढ़ा गया तो 33 माइनस 13 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि 20 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो ओरिजिनल जो मार्क्स हो जाने थे वो कितने आ जाने थे आपके पास 480 प्लस कितने हो जाने थे 20 विच इज इक्वल टू 500
ठीक है। तो टोटल मार्क्स होने चाहिए थे 500, लेकिन गलती से क्या हो गया, 33 की जगह पे 13 पढ़ लिया गया, इसलिए जो टोटल मार्क्स बने वो कितने बन गए, 480 बन गए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए करेक्ट एवरेज। तो करेक्ट एवरेज क्या आ जाएगी आपके पास, इज इक्वल टू टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे 500 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, टोटल कितने सब्जेक्ट है 4 है, तो यहाँ से 4 एकम आपके क्या आ जाएंगे 4, यहाँ पे एक बच जाएगा, 4 दूनी 8 हो, यहाँ पे 2, 4 पंजे 20, यानी कि 125 आपकी एवरेज आ जाएगी जो करेक्ट रहेगी। तो सबसे पहले ही देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टोटल 4 सब्जेक्ट है और इन 4 सब्जेक्ट की जो एवरेज है आपके पास कितनी दे रखी है, औसत दे रखी है 120। अब क्या होता है, यहाँ पे हम टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं। टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे, 4 सब्जेक्ट है और टोटल उसमें एवरेज कितनी रखी है 120, तो टोटल मार्क्स क्या हो जाएंगे 120 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 480 आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्या हो जाता है कि एक जगह पे 33 पढ़ा जाना था लेकिन उसको गलती से 13 पढ़ लिया गया, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये जो 480 मार्क्स आ जाएंगे इसमें कितने कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 13 पढ़े गए होने चाहिए थे 33, तो यहाँ पे 20 मार्क्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे 20 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 500 आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे ओरिजिनल या करेक्ट मार्क्स आ जाएंगे। तो करेक्ट एवरेज कितनी आ जाएगी 500 डिवाइड में कितने टोटल सब्जेक्ट है 4 है, तो 125 आ जाएगी। कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। A takes twice as much time as B or thrice as much time as C to finish a piece of work. Working together, they can finish the work in 2 days. Working alone, in how many days B can finish the same work? किसी काम को पूरा करने के लिए A B से 2 गुना और C से 3 गुना समय लेता है। एक साथ काम करते हुए 2 दिनों में भी काम को खत्म कर सकते हैं। अकेले कार्य करते हुए भी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि जो ए के द्वारा टाइम लगा उस काम को खत्म करने के लिए, लेट टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क, कितना मान लेते हैं हम, मान लेते हैं कि x डेज में उसने ये वाला काम जो है वो खत्म किया। तो उसी तरह से टाइम टेकन बाई क्या आएगा, टाइम टेकन बाई b टू कंप्लीट दी वर्क। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि a b से 2 गुना या c से 3 गुना समय लेता है। अगर a ने काम खत्म करने के लिए x डेज का टाइम लिया तो b कितना लेगा, x बटे 2 डेज का, ठीक है। तभी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 से कितना आ जाएगा, x आ जाएगा ना, तो यहाँ पे a का समय आ जाएगा क्योंकि a जो है वो b से 2 गुना समय ले रहा है। उसी तरह से टाइम टेकन बाई c टू कंप्लीट दी वर्क कितना आ जाएगा आपके पास, x बटे 3 आ जाएगा क्योंकि आपका जो a है वो c से 3 गुना समय ले रहा है, तो क्या आ जाएगा x बटे 3 आ जाएगा। अब देखो जब भी हम टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन करते हैं हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकालते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो एलसीएम निकालने में हमें मुश्किल होगी, तो इसको हम अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी सारी फ्रैक्शन चली जाएगी, 2 की चली जाएगी और 3 की फ्रैक्शन भी चली जाएगी। तो हम इस सभी को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सभी को 6 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 6x आ जाएगा। यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 से क्या आ जाएगा आपके पास 3x आ जाएगा। उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। यानी कि C जिस काम को 2x डेज में खत्म कर सकता है, B उसी को 3x और उसी तरह A जो है उसको 6x डेज में खत्म करेगा। आगे चलते हैं, इन सभी का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इन सभी का 6x आ जाएगा और इसको हम क्या मान लेंगे टोटल वर्क मान लेंगे, इनके 6x यूनिट जो है वो टोटल वर्क है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो A है ये क्या कर रहा है 6x डेज में 6x यूनिट काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में 1 यूनिट ये काम करेगा। दूसरा चलते हैं B जो है ये क्या करता है 3x डेज में 6x यूनिट काम खत्म करता है, यानी कि 2 यूनिट पर डे के हिसाब से इसकी स्पीड रहेगी। उसी तरह से आपके पास जो C है इसी काम को 2x डेज में कर देता है, यानी कि उसकी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी 3 यूनिट पर डे के हिसाब से रहेगी। अब आगे चलते हैं A प्लस B प्लस C, इन सभी का अगर हम वन डे वर्क देखें, वन डे वर्क कितना आ जाएगा आपके पास 3 + 2 5 और ये कितना आ जाएगा 6 यूनिट पर डे के हिसाब से इनका काम आ जाएगा। अब 6 यूनिट पर डे के हिसाब से इनका काम है और टोटल काम कितना है 6 यूनिट है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल वर्क कितना है 6x और टोटल यहाँ पे एक दिन में इनका कितना काम है यहाँ पे 6 यूनिट पर डे है, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x डेज का टाइम लगेगा अगर ये सभी एक साथ मिलकर उस कार्य को
करते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखें, हमारे पास x डेज यानी कि ये जो समय दिया हुआ है हमने निकाला कि टोटल टाइम कितना लगेगा 6x यूनिट को खत्म करने के लिए, कितना दिया हुआ है 2 डेज दिया हुआ है, यानी कि x की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 2 डेज दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास जिसका भी पूछा हुआ उसका हम काम निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, b का निकालना है। तो b जो है काम कितने दिनों में खत्म कर रहा है भाई, 3x दिनों में कर रहा है, तो 3x आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको x की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 6 डेज आ जाएगा। तो b को उसी काम को खत्म करने के लिए 6 दिन का समय लग जाएगा। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन से आ जाएगी। Amit covers the distance at a speed of 24 km per hour in 6 minutes. If wants to cover the same distance in 8 minutes, what should be his speed? अमित जो है 6 मिनट में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूरी तय करता है। यदि उसी दूरी को 8 मिनट में तय करना हो तो उसकी गति क्या होनी चाहिए? अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी दे रखी है आपके पास 24 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। आगे चलते हैं, टाइम की बात करते हैं। टाइम उसके पास दिया हुआ है 6 मिनट का, कि वो 6 मिनट के समय में क्या करता है, इतनी गति से एक डिस्टेंस को कवर करता है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डिस्टेंस हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है, टाइम 6 मिनट में दे रखा है, तो इसको भी हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा 6/60, 6 से यहाँ पे 10 यानी कि 1/10 घंटे का समय है उसके पास। 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमें चाहिए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। तो स्पीड देखते हैं कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर, और टाइम की बात करें कितना है 1/10 घंटे, यानी कि 24/10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है 6 मिनट में 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आगे चलते हैं, अगर यही सेम डिस्टेंस ये वाला 24/10 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको 8 मिनट में तय करना हो तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 24/10, और यहाँ पे टाइम की बात करें कितना आ जाएगा 8 मिनट्स का टाइम उसके पास आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे स्पीड निकालना है, क्या स्पीड उसकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी टाइम मिनट में दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 8/60 आ जाएंगे, 60 आवर आ जाएंगे। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना है आपके पास 24/10, और यहाँ पे टाइम की बात करें कितना है 8/60 आवर है। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड में क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 8 × 24 हो जाएंगे, 10 × 60 यानी कि 6 × कितने हो जाएंगे आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड होनी चाहिए। अगर उसको 24/10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है 8 मिनट में, कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन से आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, इफ 12 men get ₹4,200 for 30 days as their wages, what will be the wages for 18 men for 24 days? यदि 12 पुरुषों को 30 दिनों की मजदूरी के रूप में 4200 रुपये मिलते हैं तो 18 पुरुषों की 24 डेज की मजदूरी क्या हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिया आपके पास 12 men 30 डेज के लिए इनको कितने पैसे मिल रहे हैं, 4,200 रुपीज़ मिल रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 4,200। आगे चलते हैं, एक मैन को, एक व्यक्ति को 30 दिनों के लिए कितना वेतन मिलेगा, 4,200 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 12। उसी तरह से आपके पास एक व्यक्ति को एक दिन के लिए कितना मिलेगा 4200/12 गुने क्या आ जाएंगे आपके पास 30 आ जाएंगे। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 0 से ये चली जाएगी। आगे चलते हैं 3 से, 3 एकम 3, यहाँ पे कितने रह जाएंगे 12 हो जाएंगे, 3 चौके 12, तो कितना आ जाएगा 140/12। तो ये रुपीस मिल रहे हैं एक व्यक्ति को एक दिन के लिए। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या पूछा गया यहाँ पे 18 पुरुषों को 24 दिनों के लिए कितने मिलेंगे। तो एक पुरुष को एक दिन के लिए कितने मिल रहे हैं 140/12। तो 18 पुरुषों को 18 मैन को 24 डेज के लिए कितने मिलेंगे 140/12 मल्टीप्लाई क्या आएगा 18 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 24, यानी कि ये दिन आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे आपके व्यक्ति जो आपके पास दिए हुए हैं। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 140/12 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 24 आ जाएगा, 12 से यहाँ पे 2 रह जाएंगे, और यहाँ पे आगे चलते हैं 14 दूना 28, 280 गुने कितने आ जाएंगे आपके पास 18। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, गुना आपके पास आ जाएंगे 18, 8 0 0, 8 8 64, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, 8 दूनी 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22। आगे चलते हैं कितने आएंगे 280 ही आएंगे, 0 4 8 2 10, यहाँ पे कितने आएंगे 5, यानी कि 5,040 रुपये उनकी बेज बनेगी, मजदूरी बनेगी। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन से आ जाएगी।
तो ये था आपके पास आज की वीडियो के लिए राजस्थान का पोस्टमैन मेल गार्ड का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैथ वाला पोर्शन। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या गलती नजर आए तो उस चीज़ के बारे में भी आप जरूर बताएं। धन्यवाद।